Good morning. I am Tushar, student of BSc Chemistry on our third year. Today, I am here to give a presentation on the topic antipyretic drugs. So, starting with the drugs. What are drugs? The first question arises here. So, if we talk about its scientific definition, then it must be like the low molecular mass substances that have or may not have a therapeutic action. Now, what does that means? It means वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनका कोई भी एक्शन डिजीज़ को क्योर करता है या नहीं करता है, वो मतलब वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हम लेते हैं ड्यूरिंग एनी डिजीज़ हमें हुई है, जिनका कोई डायग्नोसिस में मदद करता है या नहीं, तो उन्हीं को हम ड्रग्स कहते हैं। अब ड्रग्स मेडिसिन की तरह भी एक्ट कर सकता है और पॉइज़न की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो बात करें सबसे पहले मेडिसिन। तो मेडिसिन की तरह एक्ट कब करेगा? मेडिसिन की तरह एक्ट वो तब करेगा जब हम उसे रिक्वायर्ड अमाउंट में लेंगे। मतलब जितना हमें मान लो बुखार है और डॉक्टर ने हमें बोला है कि ये दवाई आपको दिन में 3 बार लेनी है और आप 3 बार की बजाय 4 बार ले लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड मेडिसिन। वो मेडिसिन की तरह काम नहीं करेगा। फिर उसका एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ दवाइयों के, तो उन्हें अगर हम रिक्वायर्ड अमाउंट में अपने इन सिंपल टर्म्स वी कैन से मेडिसिन इज़ जब हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हम रिक्वायर्ड अमाउंट के अंदर किसी भी ड्रग को लेते हैं, तो उसका एक थेरेपेटिक एक्शन होता है हमारी बॉडी पे, मतलब डायग्नोसिस में मदद करता है, जिससे जो डिजीज़ है वो इरेडिकेट होती है। तो उस टाइम पे वो ड्रग है वो मेडिसिन की तरह एक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम मेडिसिन को ही अगर हायर अमाउंट्स में ले लें, मतलब उसे करना काम था हमारी बॉडी में डायग्नोसिस का, बट वो नहीं कर पाता उसके बाद, क्योंकि अगर हायर अमाउंट में हम उसे ले लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसका थेरेपेटिक एक्शन ख़त्म हो जाता है और रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा जाने की वजह से उसका अक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाता है। या क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कहते हैं ना अति ज़्यादा बुरी होती है, तो उसी तरीके से वो पॉइज़न का काम करना शुरू कर देती है, हमारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के बजाय उसे बढ़ा देती है। तो ये था, जब ड्रग्स को मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है तो उन्हें हम बोलते हैं कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। तो अब यहाँ से हमारी टर्म आती है एक नई, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी होती है साइंस ऑफ क्यूरिंग डिजीज़ बाय यूज़ ऑफ केमिकल। मतलब किसी बीमारी का इलाज करना विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, और ड्रग्स वहाँ पे एक मेडिसिन की तरह यूज़ किए जाते हैं, ना कि एक पॉइज़न की तरह, बिकॉज हमें क्योर करना है डिजीज़ को, नॉट टू वर्सन द सिचुएशन। नाउ सबसे पहले बात करते हैं उसकी बेसिक अप्रोच क्या होती है। कीमोथेरेपी की हमारी बेसिक अप्रोच क्या होती है? कीमोथेरेपी की हमारी बेसिक अप्रोच क्या होती है, तो उससे बात करें तो वो अटैक करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे अंदर किसी बॉडी टिश्यू या किसी जो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उसको इनहिबिट करता है। तो कीमोथेरेपी का बेसिक अप्रोच यही होता है। तो अब इससे हमने ड्रग्स के बारे में और सम सिंपल टर्म्स के बारे में अभी हमने सीखा। तो अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं किसी भी ड्रग की। मतलब ड्रग को हम कब बोलेंगे कि उसका वो मेडिसिन की तरह एक्ट कर रही है। तो सबसे पहले कि वो टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सेकंड, उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होने चाहिए या फिर ना के बराबर होने चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन्स इन अर्लियर days which were quite harmful when we take it, but we were not having any special diagnosis process earlier in the time. तो इसलिए ड्रग्स नाउअडेज ड्रग्स जिनके मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हो या फिर साइड इफ़ेक्ट हो ही ना, उन्हें ही एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। बट इन सम स्पेशल केसेस इट्स नॉट मैंडेटरी, बट इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग। नाउ not injure the host tissue. Host tissue is our body tissue that is being infected by an antigen, or we can say microorganism. So
उसको हार्म ना पहुंचाए, उसी को बोलते हैं हम क्या, ड्रग। और एफिशिएंट होना इज़ अ मस्ट, कि हम एफिशिएंट का मतलब कि हम छोटी अमाउंट भी उसकी लें तो हमारा काम चल जाए। जस्ट लाइक हमें कोई भी बुखार हो जाता है तो 2 टाइम की दवाई या 3 टाइम की दवाई ही दी जाती है, ये नहीं कि हम सालों साल तक वो दवाई लेते रहें। तो वो एफिशिएंटली काम करती है कि कम अमाउंट में भी हमारे ऊपर हमारी जो डिजीज़ है उसे क्योर कर देती है। तो उसी को हम बोलते हैं वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ड्रग। उसके बाद नॉट मेक होस्ट सेल रेजिस्टेंट टू द ड्रग आफ्टर इट्स यूज़। व्हाट डज इट मीन्स, कि मतलब होस्ट सेल है हमारा जो इन्फेक्ट हुआ है, अगर उसको क्योर कर लिया गया, मान लो किसी दवाई ने बीमारी ख़त्म कर दी, लेकिन अगर वो बीमारी दोबारा होती है तो अगर वो ही दवाई लेने से असर नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ होस्ट सेल उससे रेजिस्टेंट, मतलब उसके इफ़ेक्ट को आगे जब वो ड्रग है अपना काम दोबारा ना कर पाए उस बॉडी पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बोली, दे आर नॉट पोजेस्ड बाय ऑल द ड्रग्स। Sometimes I've told you special cases are there, so it depends. Now we will talk about some simple terms in the drugs. I will write it out here. Target molecule. First I will write all the names and then I will explain one by one. Receptors, chemical messengers. Fourth is antagonists and agonists. So first I will give a brief introduction about these, and after that we will move toward our main topic, that is antipyretic drugs, or we can say classification, first part. So first, what are target molecules? टारगेट मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं टारगेट मॉलिक्यूल्स। जस्ट लाइक बायो मॉलिक्यूल्स में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, हमारे न्यूक्लिक एसिड हो गए। तो इस टाइप से जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में हमारी हेल्प तो करते हैं। जस्ट लाइक हमने पढ़ा था कि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है, लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज है, उसका ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट में। तो उस टाइप से मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, और उसके अंदर जब वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आके किसी सर्टेन डिजीज को लीड कर देते हैं तो दैट इज़ टारगेट मॉलिक्यूल। मतलब जो इफ़ेक्ट, जिसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, जो अफेक्टेड है बाय एन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो गई है, ठीक है, वो होता है टारगेट मॉलिक्यूल। उसके बाद बात करते हैं रिसेप्टर्स की। तो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो हमारी एंजाइम्स होते हैं, उन्हें ही हम रिसेप्टर्स बोल देते हैं, जो कि यूज़फुल होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। मतलब कि जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, अब वो इफ़ेक्ट हो गया है तो वो हमारी बॉडी को पता होना चाहिए। तो वो सब कम्युनिकेशन सिस्टम का काम करते हैं कि जो हमारा केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो हमने आगे लिखा है केमिकल मैसेंजर्स, वो क्या होते हैं, वो मैसेज देते हैं विद टू द सेल जो कि अफेक्ट हो गए हैं आप। तो उस सेल को जो मैसेज देते हैं विदाउट एंटरिंग इनटू द सेल, तो टारगेट मॉलिक्यूल का मैसेज उसे देते हैं, ड्रग्स का मैसेज उसे देते हैं। तो वो मैसेज जो है वो पहुंचाने के लिए हम रिसेप्टर्स का यूज़ करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज़फुल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एंटागोनिस्ट्स की। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? फ्रॉम द नेम वी कैन से एंटागनिस्ट, मतलब बुरा, बट नॉट ऑलवेज बुरा। एंटागनिस्ट इज़ लाइक एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है टारगेट मॉलिक्यूल को के साथ उसमें आते हैं, बाइंडिंग में आते हैं और ब्लॉक कर देते हैं हम रिसेप्टर साइट को। रिसेप्टर साइट क्या होता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम को ही ऑफ कर देते हैं ताकि जो नेचुरल फंक्शन है उसका वो ना हो पाए। तो इसी तरह अगर हमें नेचुरल फंक्शन को रुकवाना ही हो, बिकॉज डिजीज़ ही उसकी वजह से फैल रही हो, तो हम एंटागनिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज़फुल इन सम वे but not always. So antagonist is like useful when blocking of messages required. Now agonist वो होते हैं जस्ट लाइक एक सब्सटीट्यूट हो गया। अब हमारे पास नेचुरल हमारा वो नहीं है, नेचुरल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं है, मान लो हमारे अंदर बॉडी के अंदर ख़त्म हो गई है वो चीज़। तो ड्रग्स क्या करते हैं, उस नेचुरल फंक्शन को
मेंटेन रखते हैं, जब हमारे पास नेचुरल जो मैसेंजर है, जो हमारे मैसेंजर्स हैं वो ना हों हमारे बॉडी के अंदर, तो उस टाइम पे जो है ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो नेचुरल फंक्शन हमारा हिंडर ना हो, हमारा मेटाबॉलिक पाथवे चलता रहे। तो उसी को हम बोलते हैं एगोनिस्ट्स। तो अब आगे, बिफोर एंटरिंग आवर मेन टॉपिक, I would like to discuss some more about like the basic defense system of our body and types of enzyme inhibitors. So let's start with the first one, that is types of enzyme inhibitors. Here is the heading, types of enzyme inhibitors. So it is of two type. First one is competitive. First I will explain it. Competitive मतलब कि जब रिसेप्टर साइट जो होती है, हमारे रिएक्टिव साइट जो होती है, उसे डायरेक्टली एक compete करे, मतलब जो हमारा ड्रग है वो क्या करे, जो इनहिबिटर है, एंजाइम इनहिबिटर जिसे हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट, तो वो क्या करे कि डायरेक्टली compete करे किसके साथ, नेचुरल सबस्ट्रेट, मतलब वहाँ पे जो सबस्ट्रेट जाना चाहिए, इसकी वहाँ ज़रूरत है, उसके साथ वो compete करे, और compete करने के बाद वो खुद अटैच हो जाए, मतलब कंपटीशन हो, डायरेक्टली उसके साथ कंपटीशन करे ताकि जो नेचुरल सबस्ट्रेट है वो हमारी रिसेप्टर रिएक्टिव साइट जो है उसके ऊपर ना लग पाए, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि डायरेक्टली compete ना करे, इनडायरेक्ट वे से उसे ब्लॉक कर दे। मीन्स कि वो डायरेक्टली जो हमारी रिएक्टिव साइट है उसके ऊपर ना बैठ के, जो हमारी रिएक्टिव साइट है उसके ऊपर ना बैठ के वो एक एलोस्टेरिक साइट पे बैठ जाए। एलोस्टेरिक साइट का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टिव साइट से दूसरी जो साइट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। सो उसको उसके ऊपर बैठ के वो रिएक्टिव साइट की शेप को ही चेंज कर दे ताकि जो नेचुरल सबस्ट्रेट को वो पहचान ही ना पाए और वो उसके साथ बाइंडिंग कर ही ना पाए नेचुरल सबस्ट्रेट रिएक्टिव साइट के साथ। इससे क्या होगा कि नेचुरल सबस्ट्रेट आया नहीं, तो वो क्या है, उसका नेचुरल मैसेज जो था वो पहुंचा नहीं, तो नेचुरल फंक्शन के अंदर हिंडरेंस आ गई। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिटर। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा मैकेनिज़्म होता है कीमोथेरेपेटिक एक्शन का, उसके बारे में। तो सबसे पहले हमने तो ये सुना ही होता है कि हमारी बॉडी जो है वो फाइट करती है फॉर द फर्स्ट, कि विदाउट हमें जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी ही एक्शन में आती है। इंस्टीड भी हम डायरेक्टली, ये नहीं होता कि हमारा हुआ नहीं है कुछ उससे पहले ही दवाई ले ली, नहीं होता है उसके बाद भी हम देखते हैं फर्स्ट हमारी बॉडी इफेक्ट को झेलती है। मतलब हमारी बॉडी जो है, जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म आया है हमारी बॉडी के अंदर, वो उसको फाइट करने के लिए हमारी बॉडीज़ में क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है हमारी बॉडी ताकि वो उस एंटीजन से लड़ सके। एंटीजन्स क्या होते हैं, जो बीमारी को फैलाते हैं, तो उनसे लड़ सके। तो जो बायोलॉजिकल डिफेंस होता है हमारी बॉडी का, वो क्या करता है कि उन जो एंटीजन्स है उनको मारने की कोशिश करता है। अब समटाइम्स वो मार भी देता है, तो मतलब वो हमारी बॉडी जो है वो पहले ही लड़ लेती है, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो माइक्रोब्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी जो एंटीबॉडीज़ जो सेक्रेट होती हैं वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती उनके इफ़ेक्ट को। तो उस टाइम पे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है केमिकल डिफेंस की। केमिकल डिफेंस क्या होता है कि हम फॉरेन एजेंट्स, जस्ट लाइक हमने बात की थी मेडिसिन की, हम मेडिसिन लेते हैं बुखार के टाइम पे, तो वैसे ही हमें एक केमिकल डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम पे हम फॉरेन एजेंट्स को अपने बॉडी के इनटेक करते हैं ताकि वो एंटीजन्स, मतलब हमारी एंटीबॉडीज़ को मदद करें ताकि वो एंटीजन से गेट रीड हो सके। गेट रीड मतलब उन्हें एक्सक्रीट आउट कर सकें, उन्हें बाहर निकाल सकें हमारी बॉडी से, या उन्हें वहीं की वहीं डिस्ट्रॉय कर सकें। और ये केमिकल डिफेंस के अंदर जो हम फॉरेन एजेंट्स, जो मेडिसिन होती हैं, उनका एक और वो होना चाहिए कि वो हमारी बॉडी से अपने आप एक्सक्रीट आउट हो सके। मोस्टली वाटर सोल्यूबल होनी चाहिए क्योंकि हम यूरिनेशन एंड ऑल के थ्रू उसको एक्सक्रीट आउट कर सकें और उनका एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी के अंदर ना हो पाए और
हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट दिखाने के बजाय वो पॉजिटिव इफेक्ट ही दिखाए, तो उसे बोलते हैं केमिकल डिफेंस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड आवर मेन टॉपिक, दैट इज़ एंटीपायरेटिक ड्रग्स। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वी विल टॉक अबाउट 2 मेडिसिन, दैट इज़ पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। हम उनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे और उनके जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, लाइक प्रिपरेशन कैसे करते हैं लेबोरेटरी, वो भी देखेंगे विद द रिएक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंटीपायरेटिक ड्रग्स। नाउ वी विल स्टार्ट विद एंटीपायरेटिक ड्रग्स। Antipyretic drugs. So, what does this name suggest? Anti means against, pyretic means heat, means इसका मतलब क्या होता है कि ये bring down the temperature, हमारे टेम्परेचर को कम करती है ड्यूरिंग हाई फीवर। जब भी हमें बुखार होता है तो हमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जाती हैं ताकि हमारी बॉडी जो है, जो एक्सेस हीट जनरेट हो गई है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको कूल डाउन किया जा सके और हमारा बुखार जो है वो उतर जाए। तो ये हाई फीवर को डाउन करती हैं, तो ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल, जस्ट फ्रॉम द नेम वी कैन से पैरा पोजीशन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये होता है इसके नेम के अकॉर्डिंग ही एक एसिटाइल डेरिवेटिव होता है। एसिटाइल डेरिवेटिव होता है किसका? ऑफ पैरा अमीनोफिनोल का। इसका हम एक बार स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट इज OH and here is NH2. This is पैराअमीनोफिनोल। तो पैराअमीनोफिनोल का क्या होता है हमारा? पैराअमीनोफिनोल का हमारा एक एसिटाइल डेरिवेटिव होता है। पैरासीटामोल ना कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स की तरह बल्कि एनाल्जेसिक्स की तरह भी यूज़ की जाती है। एनाल्जेसिक्स का मतलब क्या होता है कि जो पेन रिलीफ के टाइम पे हमें दी जाती है कि हमें कुछ दर्द हो रहा है, मसल पेन है या कुछ भी पेन है, तो उस टाइम पे हमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं उन्हें ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है एज एनाल्जेसिक्स। ठीक है, तो एनाल्जेसिक की तरह भी यूज़ की जाती है हमारी पैरासीटामोल। नेक्स्ट, अब हम इसके सिंथेसिस के बारे में देखते हैं कि इसको हम सिंथेसाइज कैसे करते हैं। तो हम देखते हैं सिंथेसिस। इसको हम 2 तरीके से सिंथेसाइज करेंगे। पहला हम करेंगे डायरेक्टली फ्रॉम पैरा अमीनोफिनोल से। ये फिनोल ग्रुप हो गया ये पूरा, और इसकी पैरा पोजीशन पे अमीन ग्रुप, तो ये होता है पैरा अमीन फिनोल। इसकी हम अब एसिटाइलेशन कर देते हैं। एसिटाइलेशन मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन। अभी ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो जाएगी चार्ज की ड्यू टू दैट। और यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते ही हैं, वो अपने लोन पेयर इस वाले कार्बन को डोनेट करेगा और यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी और यहाँ पे चले जाएंगे इसके चार्ज। तो यहाँ पे हमारा क्या होएगा? रिलीज़ हमारा होएगा एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा और ये जो हमारा एसिटाइल ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा OH, यहाँ लगेगा NH, C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज आवर पैरासीटामोल। नाउ दिस वाज द फर्स्ट सिंथेसिस, मतलब फर्स्ट वे ऑफ सिंथेसिस। सेकेंड वे ऑफ सिंथेसिस इज हम उसको फिनोल से करें सिंथेसाइज। फिनोल, दिस इज फिनोल। अब फिनोल का सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग एजेंट्स डाल के। नाइट्रेटिंग एजेंट्स क्या कौन कौन से होते हैं? HNO3 नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ नाइट्रेटिंग एजेंट हैं,
तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑर्थो पोजीशन पे भी, क्योंकि फिनोल ग्रुप जो होता है, जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग दोनों होता है। लेकिन हमें पैरासीटामोल बनाना है, तो हम और पैरा पोजीशन वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो मेजर प्रोडक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, तो हमने सिर्फ उसी को लिखा है। तो ये बनेगा पैरा नाइट्रोफिनोल। तो पैरा नाइट्रोफिनोल जो है वो फर्दर रिडक्शन में जाएगा। अब रिडक्शन के लिए हमने यहाँ यूज़ किया है SnHCl की प्रेजेंस में, तो ये यहाँ पे रिडक्शन करेगा और ये जो NO2 ग्रुप है वो अमीन ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। here is OH, here is NH2। now this becomes the same as हमने देखा था यहाँ पैरामिनोफिनोल, इसी में कन्वर्ट हो गया ये यहाँ पे पैरामिनोफिनोल। तो अब इसका आगे हमें पता है ही, एसिटाइलेशन कर देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। क्या हो रहा है, ये प्रोसेस होगी एसिटाइलेशन। So same procedure, this is del positive and del negative because of the electronegativity difference between carbon and oxygen. Or nitrogen has lone pair, so it will donate it to this carbon atom and the bond will break and electrons will shift to this oxygen, and one hydrogen will remove from here which will attach to this oxygen and will make acetic acid. So here we'll release acetic acid, and what we will get paracetamol, NHC double bond O CH3. This is paracetamol. Next we will do our second drug, that is aspirin. So here we write the name aspirin. सो एस्पिरिन के बारे में शुरू करते हैं। एस्पिरिन इज़ ऑल्सो एन एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक ड्रग होती है, लेकिन साथ साथ ही एंटी ह्यूमेटिक ड्रग। एंटी ह्यूमेटिक ड्रग क्या होती है, ह्यूमेटिक रिलेटेड टू एक सीवियर कंडीशन होती है, जिस टाइम पे हमारी जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हमारी जो है बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है, तो उस टाइम पे भी हमें एस्पिरिन दी जाती है। सो एज अ क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक तो है ही है, एनाल्जेसिक्स भी मतलब पेन रिलीफ के लिए भी दी जाती है, और एंटी ह्यूमेटिक भी है। उसके अलावा एज अ सिंपल एज अ फैक्ट आई वुड लाइक टू से कि ये फर्स्ट कंप्लीटली सिंथेटिक ड्रग है, एंड सेकेंड पॉइंट इज इसकी खोज हुई थी 1899 बाय ड्रेसर। सो ड्रेसर सर ने हमारी खोज करी थी 1899 के अंदर एस्पिरिन की। तो हमने देख लिया कि एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटी ह्यूमेटिक है, और इसकी अब हम सिंथेसिस देख लेते हैं। तो सिंथेसिस में बात करें तो इसकी सिंथेसिस की जाती है हमारे सैलिसिलिक एसिड। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड की जब हम क्या करवाते हैं, एसिटाइलेशन करवाते हैं, एसिटाइलेशन एज वी हैव डन इन दी हेयर यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड। सो इसकी जब हम एसिटाइलेशन करवाते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सैलिसिलिक एसिड की हम क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो वी स्टार्ट विद रिएक्शन हियर। तो हम बनाते हैं सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड। बेस जो हम यूज़ करते हैं वो होता है पायरिडीन। पायरिडीन का स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा होता है, बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होता है। सो दिस इज़ पायरिडीन। इसके ऊपर नाइट्रोजन तो है ही, तो नाइट्रोजन है तो लोन पेयर है, एंड हेयर इज़ एन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। Oxygen is being more electronegative, will attract the charge or electrons toward itself, और हाइड्रोजन नहीं करता,
तो हाइड्रोजन के ऊपर कमी हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर दे देगा और ये हाइड्रोजन जो है वो चलिए एज अ लीव कर देगा, लिविंग ग्रुप है। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो उसी टाइम पे हमारा जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके अंदर भी ऑक्सीजन एंड कार्बन है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अपने चार्ज इस इलेक्ट्रॉन से इसको दे देगा और यहाँ से ब्रेक डाउन होएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमारा रिमूव हुआ था वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एज एन एसिटिक एसिड हमारा बाहर साइड प्रोडक्ट के तौर पे निकलेगा और बचेगा क्या, बचेगा हमारा ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3 एंड हेयर इज COOH ग्रुप। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि हमारे यहाँ पे भी तो जब हम इसको ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो वाई डजंट इट अट्रैक्ट हियर। तो मेन रीज़न इज़ स्टेरिक हिंडरेंस। यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन ग्रुप था लेकिन यहाँ पे हमारा COO ग्रुप है, जिसकी वजह से हिंडरेंस ज़्यादा क्रिएट हो जाती है और पैराडिन को यहाँ अटैक करने के बजाय यहाँ पे अटैक करना पड़ता है और ये बन जाता है हमारा एस्पिरिन। नाउ we will talk about some basic information, more facts about aspirin. So aspirin is called wonder drug. wonder drug क्यों बोला जाता है, बिकॉज जो हमारे ब्लड है उसको थिन करती है। मतलब किसी का अगर खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इट कैन लीड टू मैनी सीरियस प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स तो बहुत कॉमन हो जाती हैं फॉर दैट पर्सन। तो रिड्यूस करती है जो हमारी क्लोटिंग है ब्लड की अंदर ना हो, गाढ़ा खून हो जाता है तो क्लोटिंग हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करती है उस चांस को, जिसकी वजह से क्या कहते हैं इसे वंडर ड्रग कहते हैं, ताकि हार्ट अटैक और जो हमारे स्ट्रोक वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं वो ना हो पेशेंट को, तो इसलिए इसको वंडर ड्रग कहते हैं। सेकंड इज़ इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है जब हम इसे खाली पेट ले लेते हैं, मीन्स जब हम इसे एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो ये हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। एम्प्टी स्टमक इसे हमें कभी नहीं लेना चाहिए। रीज़न बीइंग कि हम ये बनी किससे है, सैलिसिलिक एसिड से बनी है। तो इसका पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम आपको रिएक्शन के थ्रू समझा देते हैं। ये एस्पिरिन है। अब एस्पिरिन का हमारा इनटेक हमने खाली पेट कर लिया और हमारी बॉडी में क्या है, वाटर, राइट। तो वाटर इसका क्या होएगा, यहाँ हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब हाइड्रोलिसिस होएगा तो जो एस्पिरिन है, दिस इज एस्पिरिन हियर, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3 एंड COOH, here is the breakdown of the bond from oxygen and carbon, और यहाँ पे H पॉजिटिव और यहाँ OH नेगेटिव लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो जाता है। अब सैलिसिलिक एसिड क्या है, एसिडिक इन नेचर, उसके साथ साथ एसिटिक एसिड भी जनरेट होता है, तो हमारा एसिडिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। एसिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होएगा, एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारे पेट के अंदर अल्सर्स हो सकते हैं, और अल्सर, स्टमक अल्सर्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं जब वो बहुत सीवियर कंडीशन में पहुंच जाते हैं। सीवियर कंडीशन में इन द अर्लियर टाइम्स जब देयर वाज नो वे टू ट्रीट स्टमक अल्सर्स, तो उस टाइम पे लास्ट ऑप्शन वाज लेफ्ट टू कट आउट दैट पार्ट ऑफ द स्टमक, ताकि वो आगे ना फैल पाएँ। तो स्टमक अल्सर्स आर क्वाइट डेंजरस। सो एसिडिटी इंक्रीज़ करने की वजह से स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं और कुछ सीवियर कंडीशंस में डेथ्स भी हो जाती है। तो हमें इसलिए एस्पिरिन को कभी खाली पेट नहीं लेना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर एंटीपायरेटिक ड्रग्स पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन। थैंक यू।